नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्विज 24 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच इंडियन स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्र इज बीइंग इनॉग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च्ड ए मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क्स कैंपेन नेम्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान to empower and provide livelihood opportunities in areas, villages, witnessing large number of returning migrant workers affected by the devastating COVID-19. Which of the following states are covered under this campaign? तो बेसिकली गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने स्टेट्स कवर्ड है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे विच आर करेक्ट। इकोनॉमिक सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालते हैं, जो रीसेंट हुआ था, उसमें से 2 स्टेटमेंट्स लिखा हूं, कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेस्पेक्ट टू रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द वन सन वन वर्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। Question number 7, Uttar Pradesh government has signed a plan of cooperation with which country to resolve water crisis in Bundelkhand region? Question number 8, in which Indian state the following monuments located? Question number 9, which of these churches museums have been reconverted to mosque by the Turkish President Tayyip Erdogan? Question number 10 and our final question, what is the significance of the following places? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए। अब देखते हैं इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच इंडियन स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्र इज बीइंग इनॉग्रेटेड। तो आंसर है बी, आसाम। ये देखो एक फोटो में, यही है रोपवे जो इनॉग्रेट हो रहा है। ऑन August 25, 2020 द स्टेट मिनिस्टर ऑफ आसाम सिद्धार्थ भट्टाचार्य is to inaugurate India's longest ropeway across river Brahmaputra. The longest river ropeway connecting Guwahati and North Guwahati. However, the Brahmaputra river will be launched today. The ropeway is around 2 km long and distance shall be covered in 8-9 minutes. There are 2 carriages and each carriage can carry 32 passengers. तो इसमें 32 passengers बैठेंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर का है और 8 to 9 minutes में कवर हो जाएगा। One way of the ride will cost ₹60, while a 2-way commute will require 100. ऑनवर्ड एंड रिटर्न बुक करेगा तो ₹100 में, वन वे तो ₹60 में। द इनॉग्रेशन ऑफ रिवर रोपवे हैज ब्रॉट ए रे ऑफ होप टू द पीपल ऑफ नॉर्थ गुवाहाटी हु हैव बीन फेसिंग पेरिल्स इन कम्युनिकेशन ऑफ द ईयर्स। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट। तो इधर फ्लडिंग वगैरह होता है तो इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च्ड ए मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क्स कैंपेन नेम्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें कितने स्टेट्स का वेड है बताना है। तो 6 के 6 सही है, आंसर इज डी। देखो ये न्यूज़ में क्यों था, ये जो पहला सेंटेंस है ये आज के न्यूज़ में था। द इंडियन रेलवेज हैव जनरेटेड मोर देन 6,40,000 मैंडेज अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन 6 स्टेट्स। तो इंडियन रेलवे इस कैंपेन का सही उपयोग कर रहा है। अभी तक 6,40,000 मैंडेज कवर कर दिया। गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में पढ़ते हैं। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया। The following are the major highlights of the income. The priority of the scheme is to immediate requirement of workers who have gone back to their districts due to COVID-19 crisis and lockdown. हम सबको पता है COVID-19 की वजह से बहुत माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने विलेजेस में वापस आए हैं। तो इनके लिए ये गरीब कल्याण रोजगार योजना इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इसमें क्या है, पब्लिक वर्क्स ऑफ 50,000 crores आर टू बी कैरिड आउट अंडर द स्कीम। तो ये जॉब देगा बेसिकली 50 करोड़ का ऑलरेडी पब्लिक वर्क्स आर टू बी कैरिड आउट। इट मेनली फोकसेस ऑन रूरल सिटीजन, ठीक है। तो रूरल सिटीजन को मेनली को फोकस करेगा। अराउंड 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड्स दोस आइडेंटिफाइड बाय द इंडियन रेलवेज। तो आज के न्यूज़ में यही था, इंडियन रेलवेज में भी है जॉब्स है इनके लिए। द स्कीम इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। कौन कौन सा है, रोड ट्रांसपोर्ट, पंचायती राज, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब मिनिस्ट्रीज में काम दे रहा है। तो विलेजेस आर टू जॉइन स्कीम थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड कृषि विज्ञान केंद्र। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स है हर विलेज में और कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके थ्रू इस पे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे विच आर करेक्ट। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर समझते हैं। देखो ये आज का न्यूज़ था,
FAM sector grows as GDP contracts for first time in India. The National Statistical Office is to release its data for this quarter on August 31, 2020. According to the NSO officials, in spite of agricultural production going up in the country, GDP is contracting. देखो अपना ये कोविड-19 की वजह से और बहुत सारे रीजन से हमारे GDP डाउन जा रहा है, फिर भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ये अप जा रहा है. This is the first time in India is witnessing fall in GDP in spite of agriculture production going up. हमारे इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, देखो फिर भी GDP कम जा रहा है पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है. इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखते हैं. Economic Survey of India is a flagship annual document of Ministry of Finance, Government of India. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, presents the survey in the Parliament every year just before the Union Budget. It is prepared under the guidance of Chief Economic Advisor of India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे, ये पढ़ना भी जरूरी है. यूपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हैं. अब देखो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, वो बजट से पहले यूनियन जो बजट पेश करते हैं उससे पहले ये पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके गाइडेंस में प्रिपेयर होता है. लाइवस्टॉक सेक्टर हैज ग्रोन एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नियरली 8% over the past 5 years. It assumes an important role in income, employment and nutritional security. लाइवस्टॉक सेक्टर क्या है? जितने गाय हैं, भैंस हैं, बकरी है, ये सबको हम लाइवस्टॉक बोलते हैं. ठीक है, तो ये has grown at a compound annual growth rate of nearly 8% का compound annual growth rate मिला है. अब compound annual growth rate क्या है मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, ये compound annual growth rate निकालने का एक फॉर्मूला है. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये क्या है समझना जरूरी है. देखो, compound annual growth rate is the rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance. देखो, would be required for an investment to grow. एक इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए हम कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी में भी इन्वेस्ट किया और द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इट्स बिगिनिंग बैलेंस टू एंडिंग बैलेंस एज्यूमिंग द प्रॉफिट्स वर री इन्वेस्टेड. उसका रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, आप जितने इन्वेस्ट किया उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो कैलकुलेट करते हैं. अगर रिटर्न ठीक से नहीं है तो हम आगे कैसे जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे ना, रिटर्न भी तो मिलना है. फिर वो प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट करते हैं. तो ये सब जोड़ के एक कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं, मतलब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है या नहीं. तो ये निकालने के लिए कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है. राइट. अब लाइवस्टॉक इनकम हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज, वो तो है, एंड हैज अज्यूम्ड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम. फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए लाइवस्टॉक का भाग भी बहुत अच्छा है. फार्म मैकेनाइजेशन हेल्प्स द इंडियन फार्मिंग ट्रांसफॉर्म इनटू कमर्शियल फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग. The survey said there is also a need to address the issue of low farm mechanization in India, which is only about 40%. देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, farm mechanization in India is only about 40% as compared to about 60% in China, 75% Brazil. ब्राजील में सबसे ज़्यादा 75% farm mechanization है, चाइना में 60% है और इंडिया में केवल 40% है, मतलब आधा से कम है. अब farm mechanization क्या है? देखो, हम जब एग्रीकल्चर में मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया या हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नया मशीन लाया, तो बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम्स का उपयोग करना फार्मिंग में, इसको बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन. फार्म मैकेनाइजेशन इज दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग फार्म लेबर प्रोडक्टिविटी. तो इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा क्योंकि काम जल्दी होगा. क्यों? ये सब ऐसे मशीन यूज करने से, ट्रैक्टर यूज करने से. तो पुराने जमाने में हम बैलों से करवाते थे, हम खुद करते थे, तो आजकल बहुत सारे मशीन आ गया, इसको फार्म मैकेनाइजेशन बोलते हैं. अब फार्म मैकेनाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कितना परसेंटेज है? 40% कवर हुआ है. ठीक है, तो आधा से कम है. तो यह है. क्वेश्चन नंबर 4. विद रेस्पेक्ट टू रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आंसर सी है, बोथ 1 and 2 दोनों सही है. देखो, ये आज का ही न्यूज है बेसिकली. ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज डायरेक्शन टू स्टेट्स. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने हर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को डायरेक्शंस इश्यू किए हैं टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके अंदर अभी डिसेबल्ड पर्सन को भी इंक्लूड करना है. राइट. The Department of Food and Public Distribution under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has sent letters to states government duties to include all eligible disabled person under the NFSA 2013. इसकी section 38 of the act mandates that central government may from time to time give directions to the state governments for effective implementation of if the provisions of act. तो NFSA के effective implementation के लिए
सेंटर स्टेट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस टाइम टू टाइम दे सकता है। ये सेक्शन 38 मैंडेट करता है। The department advised all states to ensure that all disabled persons who are eligible as per identification criteria of beneficiaries under NFSA are covered under the National Food Security Act 2013 and they get their entitled quota of food grains under NFSA and PMGKAY as per the provisions of the Act। तो बेसिकली अभी NFSA में जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना फूड्स का, तो ये अभी डिसेबल्ड पर्सन को भी NFSA में इंक्लूड करना है। जितने भी डिसेबल्ड पर्सन के क्राइटेरिया है, मतलब कितनी डिसेबिलिटी होना चाहिए सब, तो उसके हिसाब से सबको अभी रेशन दिया जाएगा। इट इज स्टेटेड दैट दोज नॉट ऑलरेडी कवर्ड शुड बी कवर्ड विद फ्रेश रेशन कार्ड्स टू बी इशूड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फ्रेश रेशन कार्ड्स इशू करेगा इनके लिए। इट इज रीइटरेटेड दैट डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर AAY households and as disabled persons are vulnerable section of the society, right? The letter further advised that it is imperative that they are also covered by states under the priority households as per the criteria of identification above by law। तो बेसिकली इस लेटर से हमें यही जाना है, डिसेबल्ड पर्सन्स को भी NFSA के अंदर कवर करके जितने रेशन उनको देना चाहिए, उनका कोटा है वो देना है। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो 1, 2 and 3 ऑप्शन डी देखते हैं। Prime Minister Modi in his Independence Day address mentioned the mega plan of One Sun, One Bird, One Grid project. It is a transnational electricity grid supplying solar power project. The idea of project was first introduced by PM Modi in 2018 during the International Solar Alliance। जो जितनी सोलर पावर कंट्रीज जनरेट करते हैं उनके एक अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 में। इसके हाइलाइट्स क्या है? द प्लान फोकसेस ऑन फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट ग्लोबल कोऑपरेशन बिल्डिंग ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इंटरकनेक्शन की बात की गई है। द प्रोजेक्ट रिसीव्स टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोजेक्ट डिवाइड्स एरियाज इनटू 2 ब्रॉड जोन्स। दे आर फार ईस्ट इंक्लूडिंग कंट्रीज सच एज वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, एंड फार वेस्ट इंक्लूड्स अफ्रीका रीजन एंड द मिडिल ईस्ट। तो अफ्रीका रीजन से शुरू हो रहा है, मिडिल ईस्ट, फिर इंडियन एरिया और ईस्टर्न में ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोलर पावर किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो इसी साइड से मैंने ये तीनों पॉइंट निकाला है। तो इसमें क्या लगा है? रीसेंटली इंडिया अचीव्ड 5th ग्लोबल पोजीशन इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट बाय सरपासिंग इटली। तो है ही, क्योंकि अभी कर्नाटक में पवागाडा एक सोलर पार्क है, बहुत ज़्यादा है उसका कैपेसिटी, और अपना राजस्थान में भाटला वो एक सोलर पार्क है जहां बहुत सारे सोलर प्लांट्स आएगा। तो इसे इंडिया सोलर पावर में बहुत आगे जा रहा है। प्रेजेंटली सोलर टैरिफ इन इंडिया इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड हैज अचीव्ड ग्रिड पैक। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो 1 ओनली, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। प्रेजेंटली देयर आर नो रूल्स इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। यह स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं। The Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted the National Council for Transgender Persons, a requirement under the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019। तो एक एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन्स का प्रोटेक्शन के लिए। A notification by the Ministry on August 21 stated that Social Justice Minister would be the chairperson of the council। जो काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इसमें सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, एंड मेंबर्स वुड इंक्लूड ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कितने कितने मिनिस्ट्री इसमें इंक्लूड है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, HRD, रूरल डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर एंड नीति आयोग। तो इतने डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है। इस काउंसिल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी कुछ मेंबर्स होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड ए प्लान ऑफ कोऑपरेशन विथ विच कंट्री टू रिसोल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन। तो आंसर ऑप्शन है इसराइल। देखो ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड ए प्लान ऑफ कोऑपरेशन विथ इजरायली गवर्नमेंट टू रिसोल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन। The partnership between the two governments seeks to address water crisis in drought hit regions of बुंदेलखंड। तो इससे क्या समझ में आता है? बुंदेलखंड ये ड्रॉट वाला एरिया, ड्रॉट एरिया, उधर बहुत वाटर क्राइसिस है। It will support regional farmers with latest farming technologies such as drip irrigation meant for water deficient regions like बुंदेलखंड। ड्रिप इरिगेशन क्या है? ये जो फोटो में दिख रहा है ये है ड्रिप इरिगेशन। देखो ये जो हॉसेस आपको दिख रहा है इसका क्लोजअप है ये।
ये क्लोजअप फोटो में आपको यही दिख रहा है, ये सो ऐसे पानी इसमें ड्रिप पानी आएगा, मतलब पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ऐसे इसमें हॉसेस में पानी की सप्लाई होगी और इससे ऐसे ड्रिप गिरेगा, राइट, इसी को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। द प्रोजेक्ट विल एड्रेस द वाटर स्कैरसिटी इन बुंदेलखंड एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन्स and will become a role model for groundwater management, irrigation and potable water management for the rest of the country. Potable मतलब ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे कंट्री के लिए एक मॉडल जैसा रहेगा। According to the signed plan of cooperation, both governments will cooperate in the field of water utility on Indo-Israel Bundelkhand. Question number 8. In which Indian state the following monuments located? The answer is Odisha. तो आज न्यूज़ में ये जो पहला ऑप्शन है लिंगराज टेम्पल के बारे में एक न्यूज़ आया हुआ है, देखते हैं क्या है। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव ए फेस लिफ्ट टू द 11th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल सिमिलर टू इट्स प्री 350 ईयर स्ट्रक्चरल स्टेटस। देखो एक फेस लिफ्ट देगा, फेस लिफ्ट मतलब क्या है, मेजर चेंजेस नहीं होगा, जो भी इसकी ब्यूटी है इसकी कल्चर है सब मेंटेन करेगा, इसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेगा, पर थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस करेगा, मतलब और ज़्यादा खराब नहीं हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं फेस लिफ्ट देना। This is a part of लिंगराज टेम्पल हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर एकमरा प्लान। तो एकमरा क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। थ्रू एकमरा प्लान इट इज एक्सपेक्टेड दैट हेरिटेज रीडेवलपमेंट विल एनहांस द अट्रैक्शन ऑफ भुवनेश्वर एज ए टूरिस्ट स्टेट एंड क्लेम फॉर ए यूनेस्को हेरिटेज साइट विल बी स्ट्रॉन्गर। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का प्लान चल रहा है, तो इसके लिए ये एकमरा प्लान बनाया गया है और इसको एक फेसलिफ्ट देने का। क्वेश्चन नंबर 9. Which of these churches museums have been reconverted to mosque by the Turkish president Tayyip Erdogan? तो आंसर इज बोथ 1 and 2। तो ये आजकल न्यूज़ में है, हागिया सोफिया कन्वर्ट किया था मॉस्क में, फिर अभी रिसेंटली बिजेंटाइन छोरा चर्च को भी किया 1 मंथ के डिफरेंस में, राइट। पहले हागिया सोफिया किया वो मॉस्क, इसके बाद 1 महीने के अंदर बिजेंटाइन छोरा चर्च को भी मॉस्क बना दिया था। तो हागिया सोफिया देखो बिल्ट बाई बिजेंटाइन एम्पायर, टर्की में एक एम्पायर था बिजेंटाइन, 537 में ये बनाया था। हागिया सोफिया वाज टर्न्ड इनटू मॉस्क जब 1453 में ओटोमन एम्पायर आया टर्की में, तब ये चर्च को मॉस्क बना दिया था। इसके बाद 1934 में मुस्तफा केमल अटातुर्क जब टर्की का प्राइम मिनिस्टर बने, वो ज़्यादा सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने वो जो मॉस्क है उसको एक म्यूजियम बना दिया था। अब ये जब अपना ये एर्दोगन साहब आया, उन्होंने वापस इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब इसके ठीक 1 महीने बाद दूसरा एक चर्च था बिजेंटाइन छोरा चर्च। टर्किश प्रेसिडेंट ताइप एर्दोगन रिकन्वर्टेड द हिस्टोरिक छोरा चर्च, वन ऑफ इस्तांबुल्स मोस्ट सेलिब्रेटेड बिजेंटाइन बिल्डिंग्स। ये भी बिजेंटाइन एम्परर ने बनाया था, इसको भी मॉस्क में कन्वर्ट किया। अब देखो ये दोनों चर्च जो बहुत पुराने हिस्टोरिकल चर्चेस है, इसको मॉस्क बनाने में थोड़ा सा रिलीजियस प्रोपेगेंडा भी है, क्योंकि अभी टर्की का इकोनॉमी का कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बोला जा रहा है, कंट्रोवर्सीज है कि एर्दोगन साहब थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे थोड़ा रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैला रहा है करके। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉसिंग से ये सब, राइट। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज, मैप इश्यूज, ये सब आजकल न्यूज़ में है। तो एक क्वेश्चन इंडिया नेपाल बॉर्डर से आने की संभावना है। तो वैसे मैंने 2 स्लाइड्स में जितने भी मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग से इंडिया नेपाल का दोनों स्लाइड में डाला हूँ, ये पोस्ट करके आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो पीडीएफ में डाउनलोड करके पीडीएफ में भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैंने 10 क्वेश्चन डाला है, सारे करंट अफेयर से निकाला हुआ है। तो ये सबके बारे में जो जो टॉपिक्स आपको मिले हैं वो सबके बारे में आप अच्छा से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को कितने मार्क्स मिला वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम एनालाइज करेंगे आप लोगों का लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।